बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सहलंगता। क्वेश्चन आता है लिंकेज क्या है। लिंकेज लिंकेज का मतलब है सहलंगता। क्या है? सहलंगता। तो सवाल आता है सहलंगता क्या होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है ये जो सहलंगता शब्द है ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। ये शब्द दिया था मॉर्गन ने। किसने दिया था? एक मॉर्गन था, इयॉन मॉर्गन। ठीक है, उस मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन किया और सहलंगता शब्द दिया। तो क्वेश्चन आता है सहलंगता शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, अब सवाल आता है सहलंगता की खोज किसने की। क्या है? सहलंगता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सहलंगता की खोज करने वाला वैज्ञानिक था सटन। कौन था? सटन नामक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने क्या किया था? सहलंगता की खोज की थी। सहलंगता की आपको शब्द के बारे में पूछा जाएगा, सहलंगता शब्द किसने दिया था? आप बताओगे मॉर्गन ने दिया। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सटन ने की थी। अब अपन इसको एक नॉर्मल वे में समझते हैं कि सहलंगता एक्चुअल में है क्या। लिंक एज, इस शब्द के अंदर ही परिभाषा है सहलंगता, यानी कि साथ में जुड़ा होना। तो आपको बताना है जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। परिभाषा क्या है? जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। जो जीन होते हैं उस जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति। जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी होती है, जीन होते हैं उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति। एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति, होने की प्रवृत्ति सहलंगता कहलाती है। आप नॉर्मली देखोगे कि जीन साथ साथ रहते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं, तो इसको कहते हैं सहलंगता। तो सवाल सीधा सा पूछ लिया आपसे कि सहलंगता क्या है, तो आपने भी उत्तर दे दिया। आपने इस परिभाषा को कैसे याद रखा? ये गुणसूत्र हैं, इस गुणसूत्र पर जीन क्या होते हैं? रेख के क्रम में लगे होते हैं। ये गुणसूत्र हैं, इसके ऊपर ये जीन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये जीन लगे हुए हैं। 1 2 3 ऐसे। मान लो ये मनुष्य के अंदर क्या है भैया, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसके ऊपर हजारों की संख्या में जीन होते हैं। ड्रोसोफिला में क्या होती है? 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें कई हजार जीन होते हैं। तो एक गुणसूत्र है उसके ऊपर कई जीन होते हैं। गुणसूत्र एक है और उसके ऊपर कई जीन है। ये सब क्या है? जीन है। तो ये जीन क्या होते हैं? एक गुणसूत्र पर बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। तो जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति यानी उनकी टेंडेंसी होती है एक ही गुणसूत्र पर रहने की और एक साथ ही प्रकट होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलंगता कहते हैं। अब ये नेचुरल सी बात है, ये गुणसूत्र है, इस पे ये जीन है, ये जीन है। ठीक है, ये जीनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो जीन के बीच की दूरी बढ़ाते ही सहलंगता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और जीन बिल्कुल पास पास है, तो अपन कहते हैं जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं और ऐसे कैसे एक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो जीन जो बिल्कुल पास पास स्थित है और ऐसे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको कहते हैं सहलग्न जीन। क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहते हैं। और जीनों के इस समूह को क्या कहते हैं? सहलग्न समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलग्न समूह। अब ये तो अब की बात है, लेकिन पुराने टाइम में एक्चुअल में क्या है? मेंडल था। कौन था? मेंडल नामक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने एक नियम दिए थे जिसका नाम था स्वतंत्र अफ्यून का नियम। क्या था? स्वतंत्र अफ्यून का नियम था, वो दिया था। उसने बताया था कि गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कारक क्या करते हैं? लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब आजकल के वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि कारक की जगह वो क्या शब्द काम लेते हैं? जीन। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। किसने दिया? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था। इसने बताया कि इन्होंने बताया कि जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी जीन और गुणसूत्र के बीच में संबंध होता है। जीन और गुणसूत्र के बीच में क्या होता है? संबंध। ये संबंध बहुत ही क्या होता है? गहरा होता है। एक चीज याद रखनी है कि मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र के ऊपर 30,000 जीन होते हैं। लगभग कितने होते हैं? 30,000 जीन। ड्रोसोफिला मक्खी है
ड्रोसोफिला फल मक्खी है, उस फल मक्खी के अंदर 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और उसके ऊपर कई हजार जीन होते हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करनी, इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहले आपके परीक्षा में बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें यही सवाल होगा सहलंगता किसे कहते हैं। दूसरा सवाल होगा सहलंगता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तीसरा सवाल यह होगा कि मेंडल के जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम था, उस नियम का अपोजिट कौन था, सहलंगता। यदि सहलंगता होगी, जीन साथ साथ रहेंगे, तो क्या होगा, स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना कभी भी नहीं होगी। यानी जो मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे, उन 7 लक्षणों के जीन क्या थे, जो कारक थे, अलग अलग गुणसूत्र पे थे। अब अपन कहते हैं कि ये स्वतंत्र अफ्यून के नियम की पालना कब नहीं होती है, जब सहलंगता पाई जाती है। यदि सहलंगता पाई जाएगी तो जनक के समान लक्षण आएंगे। किसके समान, जनकीय गुण आएंगे। और अगर सहलंगता नहीं होगी तो अजनकीय गुण आएंगे, यानी नए गुणों का समावेश होगा। जनकीय गुण, जनक के समान गुण कब आएंगे, जब सहलंगता होगी। और जब सहलंगता नहीं होगी तो क्या होगा, अजनकीय गुण आएंगे। तो सहलंगता की परिभाषा आपसे पूछते ही आप तुरंत बताओगे, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे जो एक साथ ही रहते हैं, गुंडे वगैरह होते हैं, वो एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं। जीनों में भी ऐसा गुण है बच्चों, जीन एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं, तब उसको कहा जाता है सहलंगता। यानी जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है सहलंगता। अब आपको ये सहलंगता शब्द किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। सहलंगता की खोज किसने की, सटन ने की थी। फिर आपको बताना है कि ये जीन होते हैं, ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, जॉनसन ने दिया। फिर आप नेक्स्ट बताओगे ये गुणसूत्र पर कई क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन और गुणसूत्र के बीच में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ये एक्चुअल में आपस में जुड़े होते हैं। पहले जीन के स्थान पर जो लक्षणों के लिए उत्तरदायी था वो था कारक। मेंडल के टाइम कारक चलता था। अब आपको एक चीज पूछी जाती है परीक्षा के अंदर कि जो स्वतंत्र अफ्यून है उसका अगर पालना नहीं हो रही, नियम मेंडल का 30वां नियम था स्वतंत्र अफ्यून का नियम, अगर उसकी पालना नहीं हो रही तो कौन है उसके लिए उत्तरदायी, उसके लिए उत्तरदायी है सहलंगता। यदि सहलंगता ज्यादा है तो जनकीय गुण ज्यादा होंगे और सहलंगता कम होगा तब अजनकीय गुण अधिक होंगे। ये अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन सहलंगता के प्रकार पढ़ेंगे। सहलंगता 2 प्रकार की होती हैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सहलंगता के प्रकार। सहलंगता के प्रकार कि भाई सहलंगता कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की सहलंगता होती हैं। एक का नाम होता है पूर्ण सहलंगता, लिंकेज 2 टाइप का होता है। एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलंगता और अपूर्ण सहलंगता, 2 तरह की सहलंगता होती हैं, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, अब ये पूर्ण सहलंगता समझते अपन क्या होता है कि पूर्ण सहलंगता का मतलब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित होते हैं। जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित होते हैं, जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित होते हैं, हूबहू स्थानांतरित होते हैं, यानी जीन ऐसे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण सहलंगता। यानी कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब यह है कि ऐसे कैसे जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए। ठीक है, इनमें जीनों के बीच दूरी कम होती है, जीनों के बीच दूरी कम होती है, जीनों के बीच दूरी बहुत कम होती है। पूर्ण सहलंगता कब होगी, जब जीनों के बीच दूरी कम होती है, यानी जीन विनिमय का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, जीन विनिमय क्रिया का अभाव होता है। इनमें जीन विनिमय क्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना इनमें जीन विनिमय क्रिया नहीं होती है, यानी जीनों के बीच दूरी कम होने से ये स्वतंत्र अफ्यून के नियम की पालना, बताओ बच्चों, करते हैं नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र अफ्यून के नियम की पालना नहीं करते हैं, तब उसको कहते हैं पूर्ण सहलंगता। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको, जैसे मीठी मटर इसका एग्जाम्पल है, जो क्या कर रहा है,
सहलंघनता को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से जैसे मॉर्गन ने क्या है, ड्रोसोफिला फल मक्खी है उसमें आंखों के रंग का अध्ययन किया था, तो वो भी क्या है, सहलंघनता का उदाहरण है। तो आपसे जैसे पूछा कि भाई पूर्ण सहलंघनता क्या है, कि जीन एक ही गुणसूत्र पे स्थित होंगे, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुबहू स्थानांतरित होते हैं, जीनों के बीच दूरी कम होती है। इसमें 4 डिफरेंट पूछे जाते हैं कि पूर्ण सहलंघनता और अपूर्ण सहलंघनता के अंतर बताओ। तो ये पूर्ण सहलंघनता मतलब जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जीन क्या होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन स्थानांतरित होते हैं। इनमें जीनों के बीच की दूरी कम होती है और जीन विनिमय क्रिया नहीं पाई जाती हैं, स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना नहीं करते हैं, यानी ये स्वतंत्र अफ्यून। अब जबकि अपूर्ण सहलंघनता इनकम्प्लीट लिंकेज है, ये अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सबसे पहले आप बताओगे ये अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये जीन ऐसे होते हैं जो अलग अलग, जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, ठीक है, और ये हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरह दूरी अधिक होती है, और ये हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, ठीक है, स्थानांतरित नहीं होते हैं, ध्यान रखना, स्थानांतरित नहीं होते हैं, हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। इनमें जीन विनिमय पाया जाता है, यानी जीन विनिमय इनके अंदर पाया जाता है। ये स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना करते हैं, यानी स्वतंत्र अफ्यून नियम है उसकी ये पालना करते हैं, स्वतंत्र अफ्यून नियम की ये क्या करते हैं, पालना करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने। फिर उसके बाद इसमें आजनकीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जनक से भिन्न गुण होते हैं, आजनकीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो आजनकीय गुण होते हैं, नए गुण होते हैं, उनके लिए उत्तरदायी हैं। ये क्या है, जनक के गुण के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, जो जनक के समान गुण होते हैं, उसका कारण क्या है, पूर्ण सहलंघनता है। जनक के गुण के लिए उत्तरदायी है, जनक के समान गुण आते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अपूर्ण सहलंघनता में आपने देखा होगा मेंडल के प्रयोग है, क्या है, मेंडल के प्रयोग है, वो सारे क्या है, अपूर्ण सहलंघनता के उदाहरण है। तो जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जीन विनिमय पाया जाता है, स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना करते हैं, क्या होते हैं, पालना करते हैं, मेंडल के नियमों की पालना करी जाती है, यानी मेंडल के नियम जो शोध प्रदर्शित करता है, जैसे मटर का पौधा, क्या है, मटर का पौधा। इनमें एक विशेषता और बता सकते हो अपूर्ण सहलंघनता की, अपूर्ण सहलंघनता के कारण पुनर्योजन होता है, जीन विनिमय होगा और पुनर्योजन होगा, यानी नए अनुवांशिक संगठन का निर्माण होगा, नए अनुवांशिक संगठन बनेगा तो नई नई जातियां बनेगी, यानी इनमें पुनर्योजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सहलंघनता के प्रकार हो गए बच्चों। आपसे पूछा जाता है सीधी पहला सवाल, 4 नंबर का सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, सहलंघनता किसे कहते हैं, सहलंघनता के प्रकार समझाओ, और फिर अपन इस सहलंघनता के 2 प्रयोग करेंगे, दोनों प्रयोग को आपको समझना है। पहला है पूर्ण सहलंघनता। पूर्ण सहलंघनता क्या है, पूर्ण सहलंघनता मतलब जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जीन हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जीन हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जीनों के बीच दूरी बहुत कम होती है, जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, जीन विनिमय क्रिया नहीं पाई जाती है, जीन विनिमय पाया जाता है, स्वतंत्र अफ्यून नियम नहीं लागू होता है, स्वतंत्र अफ्यून नियम लागू होगा। इसमें अपन देखेंगे जनक के समान गुण आएंगे। पूर्ण सहलंघनता का मतलब वो जैसा जनक है वैसे वैसे गुण उसमें हुबहू आ जाएंगे, इसमें जनक के गुण नहीं आएंगे, आजनक के गुण आएंगे, कोई अलग तरह के गुण आएंगे, पुनर्योजन होगा, नए अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई जातियों का निर्माण होगा। अब अपन पढ़ेंगे 2 प्रयोग है इंपॉर्टेंट, एक तो है बैट्सन और पुनेट का मीठी मटर पर प्रयोग और दूसरा है मॉर्गन का फल मक्खी पर प्रयोग। दोनों प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों अपन। बच्चों अब अपन मॉर्गन का प्रयोग पढ़ेंगे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर जो प्रयोग किया था उसका अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। मॉर्गन का प्रयोग है, मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला फल मक्खी है उसके ऊपर मेंडल के नियम लागू किए, ठीक है। ड्रोसोफिला फल मक्खी के अंदर क्या होता है, मक्खी का अपन कह रहे हैं जैसे मक्खी में आंखें हैं और उसने शरीर का रंग है,
तो शरीर का रंग उसने जो लिया था, शरीर का रंग है वो लिया उसने पीला। कैसा लिया? पीला। और आंखों का रंग लिया था उसने सफेद। क्या लिया? आंखों का रंग लिया था सफेद। आंखों का रंग लिया सफेद। ठीक है। फिर उसके पश्चात उसने क्या किया था, जो शरीर का रंग पीला है और आंखों का रंग सफेद है, पीले को उसने वाई से शो किया और सफेद अपन जानते हैं व्हाइट, WW, कैपिटल WW। ये दोनों प्रभावी लक्षण थे। कैसे थे? प्रभावी लक्षण थे। एक मक्खी ऐसी ली जिसकी शरीर का रंग था भूरा। कैसा था? शरीर का रंग था भूरा और आंखों का रंग था लाल। अब अपन को पता ही है युग्म विकल्पी है, तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल वाई के स्थान पर स्मॉल वाई लेंगे। अपन यहाँ बी नहीं लेंगे, ब्राउन नहीं लेंगे। ये अपन ने येलो ले लिया, पीले लिए, तो भूरे के लिए आपको स्मॉल वाई लेना, और लाल के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल WW ले लोगे। क्या करोगे? स्मॉल WW। अब मेंडल, इस मॉर्गन ने क्या किया, एक मक्खी थी जिसका शरीर का रंग तो था पीला और दूसरी मक्खी थी जिसकी शरीर का रंग था भूरा, आंखों का रंग था सफेद और इसकी आंखों का रंग था लाल। इसके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है। क्रॉस करवाते इसको F1PD प्राप्त हुई। F1PD में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सबसे पहले आपको युग्मक बनाने। क्या करने हैं? आप जानते हो इससे युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल W। इससे युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल W। अब इसका क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल W स्मॉल W बन गया। ये F1PD थी। F1PD की जितनी भी मक्खियां थी उन सब मक्खियों के अंदर शरीर का रंग पीला था और आंखों का रंग कैसा था, श्वेत था। ठीक है। अब क्या किया, इस जो ये पीला और श्वेत आंखों वाली मक्खी थी, इसका इसी के साथ क्रॉस कराया। ठीक है। इन्होंने, मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि भाई इसमें लक्षण आना चाहिए 9:3:3:1। लेकिन मॉर्गन ने जब अध्ययन किया तो मॉर्गन ने पाया कि ये 9:3:3:1 है, वो लक्षण प्रारूप आ ही नहीं रहा है, यानी लक्षण प्रारूप इससे भिन्न आया। लक्षण प्रारूप इससे क्या आया, भिन्न आया। तो मॉर्गन ने देखा कि ये क्या है, ये स्वतंत्र अवयव नियम की पालना नहीं कर रही है। किसकी पालना नहीं कर रही है? स्वतंत्र अवयव नियम की पालना नहीं कर रही है। इसका मतलब इसमें क्या है, सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। इसके कारण ये जीन प्रारूप है वो चेंज हो गया। तो सहलग्नता के कारण क्या हो गया, जीन प्रारूप चेंज हो गया है, यानी जनकीय गुण है वो अधिक आए। जनकीय गुण क्या आए, अधिक आए। यानी 99% ऐसी मक्खियां पैदा हुई जो कैसी थी, इस जनक के समान थी। किसके समान थी? जनक के समान थी, जिनकी आंखों का रंग तो था सफेद और शरीर का रंग था पीला। और 1% मक्खियां यानी 0.8% मक्खियां ऐसी थी जो क्या थी, अजनकीय थी, यानी अपने जनकों से भिन्न गुणों वाली आई। तो इस तरह से मॉर्गन ने क्या है, इस स्वतंत्र अवयव नियम है उसकी पालना नहीं होते देखी, तो उसने देखा कि ये तो क्या है, सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। तो सहलग्नता के बारे में मॉर्गन ने ऐसे बताया था, ये प्रयोग करके। ठीक है। अगर इसकी जगह अपन क्या करते हैं, आंखों के रंग के स्थान पर अगर अपन लघु पंख ले लेते हैं, यानी एक नया लक्षण ले लें। नया लक्षण क्या है, उसके पंख छोटे हैं, उसको लेकर क्रॉस करवाएं। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जनकीय गुण है वो थोड़े कम आएंगे और अजनकीय गुण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अजनकीय गुण 37% तक आ जाते हैं और जनकीय गुण होते हैं वो 62% तक रहते हैं। यानी जनकीय गुण कम हो जाते हैं और अजनकीय गुण अधिक हो जाते हैं, यानी सहलग्नता कम हो जाती है। और सहलग्नता कम होते ही क्या होता है, एक नई क्रिया स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है पुनर्योजन। क्या होता है? पुनर्योजन। यानी जीन विनिमय हो जाएगा, जो जीन है वो आपस में एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं पुनर्योजन। क्या कहते हैं? जीनों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। और पुनर्योजन या जीन विनिमय का उपयोग करके क्या है, जीन मानचित्रण किया था स्टुटुवेंट नामक वैज्ञानिक ने। एल्बर्ट स्टुटुवेंट नामक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने पुनर्योजन का उपयोग करके क्या किया था, जीन विनिमय का उपयोग करके उसने गुणसूत्र मानचित्रीकरण किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि जीन विनिमय जब होगा तो कौन सी क्रिया होगी, पुनर्योजन क्रिया होगी। अब अपन एक और प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बेट्सन और पुनेट का प्रयोग।
तो आपसे पूछा मॉर्गन का ड्रोसोफिला फल मक्खी का प्रयोग क्या है, तो आप बताओगे शरीर का रंग और आंखों का रंग। उसने दो लक्षण लिए थे, शरीर का रंग पीला प्रभावी होता है, आंखों का रंग सफेद अप्रभावी प्रभावी होता है, और भूरा और लाल क्या है, अप्रभावी है। प्रभावी को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं और अप्रभावी को छोटे अक्षरों में। इसके बीच में क्रॉस करवाया F1PD के अंदर जितने भी आए उन सब मक्खियों का जो शरीर था उसका रंग पीला था और आंखों का रंग कैसा था, श्वेत था। अब इसके बाद इनका क्या कराया, आपस में क्रॉस करवाया तो इन्होंने देखा कि जो लक्षण प्रारूप है वो 9:3:3:1 के स्थान पर चेंज आ गया, यानी 99% ऐसी मक्खियां हुई जो जनक के समान थी, 1% ऐसी मक्खियां आई जो जनक के समान नहीं थी, यानी जनक के गुण अधिक आया। इसका मतलब सहलग्नता है और स्वतंत्र अपयून का अभाव है, ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटसन और पुनेट का प्रयोग। अब नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम है बेटसन और पुनेट का प्रयोग। आपको ये याद रखना है, थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। बेटसन और पुनेट का प्रयोग, बेटसन और पुनेट ने किसके ऊपर प्रयोग किया, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आपको बताना है मीठी मटर के ऊपर प्रयोग किया था। मीठी मटर का नाम है लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरेटस, ये मीठी मटर का नाम है। इसके ऊपर बेटसन और पुनेट ने प्रयोग किया। बेटसन ने इसका पुष्प लिया, मीठी मटर का क्या लिया, पुष्प। पुष्प है वो दो तरह के थे, एक था नीला पुष्प, कैसा था, एक पुष्प था नीला पुष्प, और उसके पराग कण कैसे थे, गोल। पराग कण कैसे थे, गोल। नीला पुष्प लिया और पराग कण उसके थे गोल। और उसने दूसरा पुष्प लिया जो कि नीले के स्थान पर अपन कह रहे हैं, जैसे लाल पुष्प है, कैसा है, लाल पुष्प, और उसके परागकण ये गोल प्रभावी नहीं थे, परागकण लंबे प्रभावी थे, कैसे थे, लंबे प्रभावी थे। और इसमें लाल पुष्प और गोल परागकण थे, कैसे थे, गोल परागकण, लाल पुष्प और गोल परागकण, लाल पुष्प और परागकण कैसे थे, गोल, गोल परागकण। ठीक है, अब नीला पुष्प है, नीला पुष्प अपन जानते ही है किससे शो करेंगे, वाई मतलब होता है नीला, क्या होता है, वाई मतलब सॉरी बी मतलब नीला होता है, बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, और परागकण लंबे हैं तो इसको शो करते हैं एल से, एल मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे परागकण। लाल पुष्प है इसको अपन वही लेंगे स्मॉल बी, स्मॉल बी, गोल परागकण है तो इसके लिए स्मॉल एल है। ठीक है, तो पुष्प के अंदर दो विशेष, दो प्रकार के पुष्प थे। ऐसे पुष्प थे जिनमें नीला पुष्प रंग का पुष्प का रंग नीला था लेकिन परागकण उनके लंबे थे। ये जैसे पुष्प नीला है लेकिन इसमें परागकण क्या है, लंबे लंबे हैं। ये पुष्प जैसे लाल है, कैसा है, ये पुष्प जैसे लाल है लेकिन इसमें परागकण क्या है, गोल है, कैसे है, परागकण आपको बताना है गोल है, कैसे है, इस तरह से ये गोल परागकण है, कैसे है, गोल परागकण। तो परागकण गोल होंगे और परागकण कैसे होंगे, लंबे होंगे। ये पुष्प कैसा है, नीला पुष्प है, कैसा है, नीला पुष्प है। और ये पुष्प कैसा है, लाल पुष्प है, कैसा है, ये इस तरह से लाल पुष्प है। और ये पुष्प कैसा है, ये पुष्प नीला पुष्प है, कैसा है, ये नीला पुष्प है। इसके परागकण कैसे हैं, लंबे परागकण है, कैसे हैं, लंबे। इसके परागकण कैसे हैं, गोल है, कैसे हैं। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ये क्या है, जनक है। इनके बीच सबसे पहले युग्मक बनेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। फिर इसके बीच में अपन पर परागण करवाएंगे दो अलग अलग पौधों के बीच में, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। जो F1PD आई है, F1PD के जो पुष्प हैं, F1PD के जो पुष्प है, क्या है, पुष्प है। उन पुष्पों की विशेषता क्या है, उन पुष्पों की विशेषता है पुष्प नीले रंग के हैं, कैसे हैं, पुष्प नीले रंग के हैं। और उनके परागकण कैसे हैं, लंबे हैं। पुष्प नीले रंग के हैं और उनके परागकण कैसे हैं, उनके परागकण आपको बताना है लंबे हैं। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया,
इसके बाद उन्होंने ये किया कि ये जो नीले पुष्प है और लंबे परागकण है, ये जो पौधा है इसका कराया इन्होंने परीक्षण संकरण। क्या करवाया? परीक्षण संकरण करवाया। बच्चों आपको ये बनाना आना चाहिए। इसका परीक्षण संकरण का मतलब उसने टेस्ट क्रॉस कराया। अब कोई बच्चा बता सकता है टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? जो F1PD के पादप है, जो F1PD के पादप है, यदि इनका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जो F1PD के पादप होते हैं, F1PD के पादपों का F1PD के पादपों का संकरण, F1PD के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपको बताना है टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अपने पास में क्या है? कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ये है। अपन इसका संकरण किसके साथ करवाते हैं? स्मॉल बी, स्मॉल एल। ये क्या है? F1PD का पादप है और ये क्या है? अप्रभावी जनक है। युग्मक बनाना आते हैं बच्चों सबको। इससे 4 तरह के युग्मक बनेंगे। कितने तरह के? 4 तरह के युग्मक बनेंगे इससे। कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। 4 तरह के बन गए। इससे एक ही तरह का युग्मक बनेगा, उसका नाम होगा कैपिटल बी और कैपिटल एल। अब इसको इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा? कैपिटल बी एल और इधर लिख देते हैं स्मॉल बी और एल, स्मॉल बी और एल। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, बी एल लिख देते हैं और ये बी एल लिख देते हैं। इस तरह से क्या हुआ? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अपन देखते हैं, ऐसा नहीं होता है और अनुपात बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनुपात नहीं आकर अनुपात क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे ही अनुपात बदलेगा, जैसे ही अनुपात बदलेगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के स्थान पर नया अनुपात आएगा 7 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 7। यानी ये आएंगे 7 पौधे, ये 1, ये 1 और ये 7। ये जनक के समान है, ये जनक के समान है। ये पौधे ज्यादा आए, पीले और लंबे परागकण वाले, और ये नीले और लंबे गोल परागकण वाले पौधे ज्यादा आए। यानी जनक के गुण अधिक आया। जनक के गुण क्या आया? अधिक आया है। इसका मतलब ये क्या है? ये सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। स्वतंत्र द्रव्यों नियम के अनुसार तो आना चाहिए था 1 अनुपात 1 अनुपात 1 और सहलग्नता के अनुसार आ गया 7 अनुपात 1 अनुपात 7। यानी कि ये क्या है? ये आपको बताना बेयरसन पुनेट का प्रयोग है जो क्या करता है? सहलग्नता को सिद्ध करता है मीठी मटर के अंदर। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या है इसमें एक परिभाषा आपको और बता देते हैं कि भाई पुनर्योजन की परिभाषा पूछी जाती है। पुनर्योजन क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब अनुवांशिक संगठन बदल जाएगा। क्या होगा? अनुवांशिक संगठन बदल जाएगा। यानी जीन है वो आपस में क्या होंगे? परिवर्तित होंगे और अनुवांशिक संगठन है वो बदल जाएगा, तो उसको कहते हैं पुनर्योजन। पुनर्योजन का मतलब होता है, ये पूछा जाता है रिकॉम्बिनेशन क्या है? जीन विनिमय के कारण, किसके कारण? जीन विनिमय के कारण अनुवांशिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। अनुवांशिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, इसको अपन कहते हैं पुनर्योजन। यानी 2 भिन्न-भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? परिवर्तित बदल जाते हैं और इसके कारण अनुवांशिक संगठन बदल जाता है, इसको कहा जाता है पुनर्योजन। एक और परिभाषा पूछी जाती है कि इस रिकॉम्बिनेंट तकनीक का उपयोग करके जीन मानचित्रण किस वैज्ञानिक ने किया? तो जीन मानचित्रण आपको बताना है स्टीटीवेंट।
स्ट्रीवेंट नामक वैज्ञानिक ने जीन मानचित्रण बनाया। ये अपने को ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों।